नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स, सारा रिवीजन, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, आत्मनिर्भरता हर मनुष्य का कर्तव्य होता है और उसका जन्मसिद्ध अधिकार भी होता है। हर जीव अपने जीवन में जब वो पैदा होता है, उसका जन्म होता है, तो वो स्वतंत्र अवस्था में पैदा होता है। लेकिन जब पृथ्वी पर आता है तो उसे किसी न किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होता है। मनुष्य की अगर बात की जाए तो जो बच्चा पैदा होता है वो चलने फिरने में समर्थ नहीं होता है, न तो वो अपने से खा सकता है, न अपनी सुरक्षा कर सकता है। इसलिए वो अपने माता पिता पर निर्भर होता है और एक उम्र तक माता पिता उसे संरक्षण देते हैं, पालन पोषण करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जाओ कमाओ खाओ, यानी आत्मनिर्भर बनो, अपने ऊपर डिपेंड बनो, क्योंकि कोई भी तुम्हारा साथ देगा नहीं और अगर देगा तो एहसान करेगा। माता पिता का जो साथ होता है या माता पिता की जो परवरिश होती है वो कोई एहसान नहीं होती है, वो प्रेम वश करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन दूसरे जो करेंगे वो एहसान करके करेंगे, मतलब दिखाएंगे कि मैं तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा एहसान कर रहा हूँ, उपकार कर रहा हूँ और तुम मेरे एहसानमंद यानी गुलाम बनकर रहो। तो इसलिए आवश्यक है कि हर मनुष्य अपने जीवन में एक उम्र के बाद जब उसकी शारीरिक स्थितियां मजबूत हो जाएं, वो सक्षम हो जाए, यानी अपनी युवा अवस्था में हो, तो उस यंग एज में उसको प्रयास करना चाहिए कि वो सेल्फ डिपेंडेंट रहे। और अगर हर व्यक्ति, हर नागरिक देश का सेल्फ डिपेंडेंट होगा तो भारत भी यानी हमारा देश भी सेल्फ डिपेंडेंट होगा, यानी आत्मनिर्भर होगा। तो इसी आत्मनिर्भरता के विषय पर यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम था आत्मनिर्भर भारत अभियान। हालांकि ये स्कीम काफ़ी समय पहले लॉन्च की गई है, लेकिन एक साल का जो करंट अफेयर का मुद्दा होता है उसमें हम लोग लपेटते हैं, देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो एस्से में आने लायक है या आंसर राइटिंग में आपकी मदद कर सकते हैं। तो इसे हम लोग लेते हैं। ये आंसर राइटिंग में भी आपकी सहायता कर सकता है। हो सकता है कि इससे आधारित कोई क्वेश्चन आ जाए, मतलब सीधा सीधा ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज आत्मनिर्भर भारत, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इससे संबंधित आ सकता है। इसके कुछ पहलू पूछे जा सकते हैं या इसके गुण दोष पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त एस्से का एक बढ़िया टॉपिक हो सकता है, जो गवर्नमेंट स्कीम होती है उससे एस्से पूछे जाते हैं, तो उनमें ये आ सकता है, इसको आप लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाला एस्से है, मतलब बाइलिंगुअल इसकी एक्सप्लेनेशन होगी और जो पीडीएफ आप देखेंगे वो अंग्रेजी का होगा। इससे पहले हिंदी माध्यम वाला आ चुका है और हिंदी माध्यम में हमने आत्मनिर्भर भारत पर पर्याप्त मात्रा में चर्चा की है, वो वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, तो उसकी शिकायत मत कीजिएगा। जो अंग्रेजी माध्यम वाले हैं वो यहाँ से आनंद ले सकते हैं। देखते हैं। देखिए, जब कोई भी स्कीम या उस पर आधारित हम एस्से लिखते हैं या आंसर राइटिंग ही करते हैं, आंसर राइटिंग में आप क्या करते हैं, जो बड़े वाले उत्तर होते हैं यानी लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें आप एस्से टाइप का ही तो लिखते हैं। और ये जो आयोग की परीक्षा यानी यूपीपीसीएस का जो मेंस होता है, यहाँ यूपीएससी की बात नहीं हो रही है, यूपीएससी का अपना स्टैंडर्ड है और वहाँ पर कौन सा एस्से आएगा वो आयोग के अलावा कोई नहीं जानता। ऐसे ऐसे निबंध पूछे जाते हैं जो कि सिर्फ अपनी बुद्धि की बदौलत ही किए जा सकते हैं, किसी भी कोचिंग या किसी भी संस्थान के मटेरियल से वो मैच नहीं करते, ये उनकी काबिलियत होती है। तो वहाँ अपना विवेक काम देता है। हाँ, ये है कि ऐसे राइटिंग की अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो वहाँ आपको ये मदद करेगा कि आपके विचार खुले रहेंगे, मतलब आपकी सोच खुली रहेगी, दिमाग के दरवाजे एकदम ओपन रहेंगे, तो हवा अंदर बाहर होती रहेगी, आप सोच समझ पाएंगे और कुछ न कुछ लिख लेंगे। तो ये अलग बात है। लेकिन यहाँ यूपीपीसीएस का जो मेंस है उसमें जो एस्से के टॉपिक आते हैं उन पर हम आधार बनाकर इस निबंध में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ लिखने का तरीका क्या होता है? देखिए, पहले तो ये ध्यान देना चाहिए, किसी भी एस्से को लिखने से पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि टॉपिक हमने क्या चूज किया है, मतलब किस तरह का टॉपिक है। वो कोई दार्शनिक अंदाज वाला यानी फिलोसफिकल है या पॉलिटिकल है या सोशल इशू है या कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है या कोई और, मतलब जैसे कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे ये हो गई। तो जिस तरह का टॉपिक होता है उस तरह का काम हमें करना होता है। अब गवर्नमेंट की स्कीम अगर आप उसको आधार बनाकर कोई एस्से लिख रहे हैं तो उसमें आपको फैक्चुअल डाटा डालना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने किस दिन उसे लॉन्च किया, उसके बाद उसमें कितने पैसे का जो निर्धारण है वो किया गया, बजट में उसका जो पार्टीशन है या उसका जो पार्टिसिपेशन है वो कितना है, ये आपको लिखना पड़ेगा। जीडीपी का वो कितना है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों का उल्लेख आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें आंकड़े कौन कौन से। इसीलिए कहा जाता है कि निबंध का जो टॉपिक है उसको सोच समझकर चुनना चाहिए, कि मतलब उस पर आप सही ढंग से एक प्रामाणिक निबंध लिख पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप किसी दूसरे टॉपिक को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और एक चीज़ और कि एस्से का जब आप शीर्षक चुन लीजिए यानी टॉपिक, तो उसके बाद ड्राफ्ट बना लीजिए। ड्राफ्ट में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 700 शब्दों की सीमा है, मतलब 700 शब्दों के अंदर ही आपको लिखना है या इसके आसपास लिखना है, मतलब 600 से लेकर 800 की जो रेंज है उसी में आपका एस्से वेरी करना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप बहुत बड़ा लिखेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा और नुकसान उल्टे होगा। नुकसान ये हो जाएगा कि नंबर नहीं कटेंगे, नंबर तो जैसे मिलने हैं वैसे ही मिलेंगे। वहाँ एग्जामिनर के पास इतनी फुर्सत नहीं होती, वो अंदाजा लगाता है कि अच्छा इतना लिखा है तो इतने शब्द हो सकते हैं, अंदाज के आधार पे वो नंबर देता है। लेकिन
एक चीज़ है कि आपका समय जाएगा, और समय जाएगा तो 2 ऐसे आपको और लिखने हैं, सिर्फ यही तो लिखना नहीं है, तो ये नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। कोई भी प्रश्न छोड़ कर नहीं आना है और सभी प्रश्न कायदे से करने हैं, तभी आप बढ़िया रैंक पाएंगे। तो यहाँ निश्चित शब्द सीमा के अंदर लिखने का प्रयास करना चाहिए, और इसमें जब कम शब्द सीमा है यानी 700 शब्द बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए फैक्चुअल डाटा इसमें भरपूर मात्रा में डालिए, यही आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। यहाँ बहुत जो दार्शनिक अंदाज है उसको अपनाने पर स्थितियां बिगड़ जाएंगी। देखिए, शुरुआत ऐसे की गई है, इंट्रो थोड़ा छोटा रखिएगा, ये भी एक सलाह है। इंट्रो अगर छोटा रखेंगे तो इससे आपके शब्द बढ़ेंगे नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन और इंट्रो जो है बहुत बड़ा कर लेते हैं। यहाँ शुरू डायरेक्ट मुद्दे से किया गया है, कोई मुद्दे की बात होती है तो उसमें डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 12 मई 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अनाउंस करते हैं एक पैकेज जो कि 20 लाख करोड़ का था। और ये किस लिए अनाउंस किया जाता है, तो यहाँ नीचे दिया हुआ है कि टू रिवाइव द इकोनॉमी एंड एड्रेस द इश्यूज अफेक्टिंग वेरियस सेक्शन ऑफ द पीपल। मतलब यहाँ इकोनॉमी को रिवाइव करना, ये इसका मेन पर्पज होता है। और इसके अलावा जो एड्रेसेस द इश्यूज, मतलब जो अलग अलग तरह के इश्यूज थे जो कि लोगों को प्रभावित कर रहे थे। ये बात किस समय की जा रही है, ये समय देखिए 12 मई 2020, कोरोना काल का जो सबसे एकदम शिखर वाला समय था, मतलब उसके संक्रमण का शिखर नहीं, यहाँ पर कोरोना की जो महामारी फैली हुई थी उससे जो तबाही, लॉकडाउन वाली तबाही फैली और सब कुछ बंद हो गया, लोग घरों में बंद हो गए, ये उस समय का दौर था। तो उस समय लोगों के रोजगार जाते रहे, जो आपने देखा कि माइग्रेंट वर्कर्स हैं या फैक्ट्री में काम करने वाले या कहीं एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे थे, सब कुछ बंद हो गया, तो लोग घर बैठ गए, अब खाने के लाले पड़ गए हैं। तो ऐसे में ये बेरोजगारी वाली स्थिति है, भुखमरी वाली स्थिति है, लोग एकदम तबाह हुए जा रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, मतलब सब कुछ एकदम डावाडोल हो गया था। तो उसमें इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, जीवन दान देने के लिए और लोगों की जो समस्याएं हैं उनसे निजात पाने के लिए इसे लॉन्च किया गया। और इसका जो पूरा यहाँ अमाउंट है वो कितना है, 20 लाख करोड़ का है। तो ये कुछ फैक्चुअल डाटा आप दिमाग में रखेंगे। इसके बाद यहाँ जीडीपी का ये कितना परसेंट है ये बताया गया है। तो द पैकेज इज अबाउट 10% ऑफ इंडियाज टोटल जीडीपी। दिस वाज नेम्ड एन आत्मनिर्भर भारत। मतलब ये जो पैकेज है इसको नाम दिया गया आत्मनिर्भर भारत का, और ये पूरी भारत की जो जीडीपी है यानी जो यहाँ सकल घरेलू उत्पाद होता है, तो इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ये 10% है। ठीक, इतना इसमें आप फैक्चुअल डाटा के तौर पे इंट्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन ही है, बीच का पार्ट नहीं है। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत इज द मिशन एंड विजन ऑफ आवर पीएम नरेंद्र मोदी टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। द विजन इज बेस्ड ऑन वाइड एंड डीप कंसल्टेशन विद सर्वल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो पैकेज है उसको मतलब ऐसे ही उठाकर लॉन्च कर दिया। कोई बड़ी योजना या कोई बड़ा पैकेज या इस प्रकार की कोई मुहिम चलाई जाती है तो उसमें सलाह मशवरा करके चलाया जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि यहाँ जो सर्वल सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनके साथ कंसल्ट करके तब इसे लॉन्च किया गया था। ऐसे एकदम हवा में लॉन्च नहीं किया गया है। उद्देश्य क्या था, मतलब पीएम के द्वारा इसे लॉन्च किया गया तो टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, मतलब भारत को आत्मनिर्भर बनाना, अपने ऊपर निर्भर बनाना, ये इसका उद्देश्य था। और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो उसके जो सिटीजन्स हैं उनको पहले उठाकर खड़ा करना पड़ेगा, अपने बलबूते पर करना पड़ेगा, तभी देश आत्मनिर्भर होगा। ये इसका पर्पस था। इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ कहा गया कि डिस्कशंस वर हेल्ड एट वेरियस लेवल विथ वेरियस मिनिस्ट्रीज अप टू पीएमओ। इसेंशियली दिस इज द स्पर ग्रोथ एंड बिल्ड अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। मतलब यहाँ पर वही बात कही गई है कि अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज थी, इसके अलावा पीएमओ का, ये आपस में डिस्कशन करते हैं। सरकारी जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय है जिसे कि आप पीएमओ के तौर पे देख रहे हैं, तो इनका आपस में बैठक होती है, लंबी कार्यवाही चलती है, विचार विमर्श होता है और अंत में इस फैसले पर पहुंचा जाता है कि देश की ग्रोथ के लिए और देश को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए ये पैकेज लॉन्च करना आवश्यक हो गया है। द होल इनिशिएटिव इज देयरफॉर कॉल्ड आत्मनिर्भर भारत अभियान, और इसीलिए इस पूरे इनिशिएटिव को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तौर पर यहाँ देखा गया। ये चीजें हमने यहाँ पर देखी। अब चलते हैं आगे। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि द रियल मीनिंग ऑफ आत्मनिर्भर भारत इज सेल्फ रिलायंट इंडिया, और वी कैन से। अब इसके बाद ये तो सेल्फ रिलायंट वाला आपने देखा, लेकिन इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर मीन्स टू प्रमोट एंड गिव प्रेफरेंस टू इंडिजिनियस प्रोडक्ट एंड इंश्योरिंग, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, इंश्योरिंग दैट दीज प्रोडक्ट मैच देयर इंपोर्टेड काउंटर पार्ट्स इन कॉस्ट एंड क्वालिटीज। ये कुछ बातें आप लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत का जो मूल उद्देश्य है या मूल अर्थ है उसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बेहतर ये होगा कि पहले आप एक काम करिएगा, जो इंट्रोडक्शन आप लिखते हैं उसमें शुरुआत में आत्मनिर्भर भारत का मतलब समझा दीजिएगा। यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, ये एक बेहतर शुरुआत हो सकती है। या पीएम का ही कोई स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही कोई स्टेटमेंट है, या महात्मा गांधी का कोई स्टेटमेंट है जिसमें कि आत्मनिर्भरता के बारे में कहा गया है, अपना काम खुद करो।
तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। देखिए जितने कोट्स आप यूज़ करते हैं या जितनी पोयम की लाइन्स यूज़ करते हैं, कोई प्रोज का भी 2 लाइन है तो उसको भी डाल सकते हैं। ये है कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं डालना होता है। जैसे आप ऐसे लिख रहे हैं तो पता लगा कि 10 लाइन की कविता ही लिख दी, वो गलत है। 4 या 2 पंक्तियां बहुत होती हैं, उतने में आपका भाव स्पष्ट हो जाता है। आपको वहाँ पे काव्य नहीं लिखना है। असल में जो ऐसे होता है वो प्रोज फॉर्मेट का होता है, उसमें पोएट्री को नहीं डालना चाहिए। लेकिन अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए या कोई एग्जाम्पल देने के लिए या और ज़्यादा निबंध को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, तो किया जा सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। नंबर भी अच्छा मिलता है उससे, लेकिन कम मात्रा में करिएगा। ये नहीं कि बहुतायत पूरा वही भर दिया, सिर्फ उसमें पोयम ही पोयम है या कोट्स ही कोट्स हैं या पूरा अंडरलाइन कर डाला, ये सब गलत तरीके हैं। देखिए यहाँ पर गांधी जी के किसी स्टेटमेंट से आप शुरू कर सकते हैं, या कोई और महापुरुष हो उनका कोई कथन आपको मिल गया हो तो उसे आप डाल सकते हैं, या जो पीएम का कथन है, मतलब पीएम ने अपना भाषण दिया होगा या जो भी, मतलब उसमें आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया है या उसकी महत्ता का वर्णन किया है, तो उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी बढ़िया प्रभाव डालेगा। ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर वही सब बताया गया है कि किस प्रकार से जो इंपोर्टेड काउंटर पार्ट्स हैं इन कास्ट एंड क्वालिटीज़, मतलब इनका जो मैचिंग है उसके बारे में कहा गया, और प्रमोट करना, प्रेफरेंस देना, ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। तो इसको आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि जैसा यहाँ पर दिया हुआ है वैसे ही आप करिए, आप अपनी बुद्धि लगाइएगा। यहाँ से सिर्फ एक आइडिया ले सकते हैं। ये मॉडल है और मॉडल को कॉपी नहीं किया जाता। इसके बाद यहाँ पर ये कहा गया, देखिए सेल्फ रिलायंट का एक ये भी मतलब हो सकता है। आत्मनिर्भर की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके दोनों पक्ष हो सकते हैं। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो आप दूसरों के मोहताज नहीं होते हैं, दूसरों का मुंह नहीं देखते हैं, दूसरों से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। ये 2 अलग अलग बातें हैं। कहने का मतलब ये है कि आप दूसरों के मोहताज नहीं हैं और दूसरों का मुंह ही नहीं देख रहे हैं, दूसरों से एकदम कट गए हैं, अलग थलग हो गए हैं। ये दोनों अलग चीज़ है। जैसे आप किसी फैमिली में रहते हैं, अपने माता पिता के साथ रहते हैं, और एक उम्र के बाद जब आप सक्षम हुए तो आपको कोई अच्छी जॉब मिल गई, तो आप क्या हो गए? आत्मनिर्भर हो गए। आपके पास अपना पैसा आ गया, अपनी काबिलियत आ गई। आप न सिर्फ अपना पालन पोषण कर रहे हैं बल्कि अपने साथ अपने परिवार का भी कर रहे हैं, तो ये आत्मनिर्भरता है। लेकिन इसके उलट ऐसा हो जाए कि आपको जॉब मिले तो आप अपने माता पिता या अपने जितने भी करीबी रिश्ते नातेदार हैं उनको छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर क्वार्टर लेकर रहने लगे और सिर्फ अपना पेट भरने तक सोचें, तो ये जो है ये स्वार्थीपना है। ये क्या है? ये सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं है, ये स्वार्थपना है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो सेल्फ डिपेंडेंट के बारे में कहा जा रहा है या सेल्फ रिलायंस के बारे में कहा जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कटिंग फ्रॉम, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं कि डज नॉट मीन कटिंग ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया से अपने आप को काट लेना। भारत को उन्नति करनी है तो इसके लिए पूरी दुनिया से अपने आप को काट लेना, ये इसका कतई मतलब नहीं। ये नहीं कि भारत आत्मनिर्भर बन गया, वो सारे सामान अपने खुद से बनाने लगा, किसी और देश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम नहीं रहा, तो इसका मतलब ये कि वो एकदम से कनेक्शन काट लेगा। ये बात नहीं है। ये ग्लोबलाइजेशन का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर उद्देश्य क्या है वही बताया गया है कि इंडियाज प्रोग्रेस एंड मेक ग्लोबलाइजेशन ह्यूमन सेंट्रिक, मतलब यहाँ मानव केंद्रित जो ग्लोबलाइजेशन है वो करने का उद्देश्य नहीं है। इट सिग्निफाइज द ग्लोबलाइजेशन ऑफ आवर लोकल इंडस्ट्रीज, जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनमें ग्लोबलाइजेशन, उनमें वैश्वीकरण की जो धारणा है उसको घुसाना। अब वैश्वीकरण का मतलब तो ये होता है कि पूरी दुनिया जो है वो एक विलेज के समान है, मतलब वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा भारतीय संस्कृति का ध्येय वाक्य है उसी के आधार पर ग्लोबलाइजेशन को भी फ्रेम किया गया है। हालांकि उसमें सेल्फिश बिहेवियर होता है वो ज़्यादा है। ग्लोबलाइजेशन का सीधा सीधा जो पर्पज़ है वो यहाँ स्वार्थ सिद्ध करना है, लेकिन फिर भी भारत उसमें सपोर्ट करेगा, ये कहने का तात्पर्य है। यहाँ सेल्फ रिलायंट का मतलब ये नहीं होता कि आप एकदम से कनेक्शन काट के बैठे हुए हैं। पहले आप, इसका कहने का मतलब ये है कि पहले आप अपनी तरक्की करिए। जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है या इनिशिएटिव है उसका यही पर्पज़ है। पहले आप अपने उठकर खड़े होइए, जब आप खुद सक्षम हो जाएं, अपना पेट भरने में सक्षम हो जाएं, तो औरों को भी सपोर्ट करिए। मतलब आप एक फैमिली में रह रहे हैं और आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है तो आप अपने बढ़िया पहले एकदम हो जाइए और उसके बाद अपने फैमिली का भी भरण पोषण करिए। यही एक सार्थक मनुष्य का कर्तव्य है। तो ऐसे ही देश भी करेगा। पहले वो अपनी उन्नति प्राप्त करेगा, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करेगा, अपनी प्रोग्रेस करेगा, अपनी इंडस्ट्रीज को एकदम स्ट्रांग बनाएगा और उसके बाद जाकर वो पूरे वर्ल्ड को भी सपोर्ट करेगा। जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर हाथ बटाएगा। ये इसका पर्पज़। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस is to make India a prosperous country. Beneficiaries of self-reliant India campaign scheme will be farmers, poor मतलब यहाँ पे पुअर सिटीजन्स की बात हो रही है। इसके अलावा माइग्रेंट वर्कर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, मतलब यहाँ अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनको यहाँ नाम के साथ बताया गया है। तो आप इतने सारे लिखिए, आवश्यक नहीं है, लेकिन जहाँ जितने आवश्यक है उतना लिख सकते हैं। मतलब ये किसके साथ चल रहा है? तो ये जो फार्मर्स हैं, मतलब किसान हैं, उनके लिए। इसके अलावा जो गरीब नागरिक हैं उनके लिए।
जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं इन बेचारों की तो बहुत ज़्यादा दुर्गत होती है। मतलब ये जहाँ जहाँ काम कर रहे थे अपने घर परिवार को छोड़ के, अपने गाँव को छोड़कर, तो वहाँ पर ये लौटने के लिए विवश हो जाते हैं। मतलब अपने कार्य क्षेत्र से अपने मूल स्थान पर लौटने के लिए विवश हो जाते हैं, लेकिन लौटने के साधन नहीं मिलते हैं। गवर्नमेंट की जो ले जाने की प्रणाली है वो बहुत देर से शुरू होती है, तब तक ये अपने ही वहाँ से पलायन करना शुरू कर देते हैं। और रास्ते में फिर इनका नाम भी पड़ जाता है माइग्रेंट, मतलब प्रवासी इनका नाम पड़ जाता है। और प्रवासी मजदूर का शब्द सुनते ही लोग भड़क जाते हैं कि बाहर से आया है तो कोविड का इन्फेक्शन अपने साथ लेकर आया होगा। इस प्रकार का इनके साथ भेदभाव भी होता है। तो बहुत तरह की जो दिक्कतें होती हैं, कष्ट होते हैं, वो ये उठाते हैं। तो इनको भी ध्यान में रख के इसे लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इसमें डाला गया है, इसके दायरे में लाया गया है। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, फिशरमैन हैं, या कैटल रेंचर्स हैं, मिडिल क्लास इंडस्ट्रीज़ हैं, या टेनेंट पीपुल्स हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं जो कि एकदम से दिहाड़ी वाला काम करते हैं या रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, मतलब इनकी जो पूरी अर्थव्यवस्था है या इनका जो इकोनॉमिक यहाँ स्ट्रक्चर है वो एकदम से रोज वाला है। ऐसा नहीं कि इनके पास धन की पूरी एक बिछौना है, थाती बनी हुई है और उसका ये उपभोग कर रहे हैं। मतलब पैसा इन्होंने भरपूर मात्रा में इकट्ठा करके रखा है और कोई बुरा वक्त आएगा तो ये साल 2 साल या 10 साल तक आराम से वो बैठ कर खा सकते हैं। इस प्रकार की इनकी कंडीशन नहीं है, तो इनके लिए इस पैकेज को लॉन्च किया गया। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर वही कहा गया है सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मतलब जो अकुशल क्षेत्र हैं, जहाँ पर कुशलता नहीं है या असंगठित क्षेत्र जिन्हें आप कहते हैं, तो उनके लिए भी इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पर सेल्फ रिलायंस के बारे में कहा गया है कि इज अ पॉजिटिव वर्ड, ये एक सकारात्मक शब्द है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन, फैमिली और कंट्री। इफ द पर्सन इज सेल्फ रिलायंट देन ही विल हैव, यहाँ ही शब्द जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये महिलाओं के लिए नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे सामूहिक तौर पे कहा जा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ही विल हैव लेस नीड फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। इन अदर वर्ड वी कैन आल्सो से दैट वी शुड नॉट एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स टू रन आवर लिवलीहुड। मतलब सेल्फ रिलायंस का जो वास्तविक अर्थ है वो समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक पॉजिटिव शब्द है, मतलब सकारात्मक शब्द है। इसका मतलब ये है कि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक परिवार के लिए और हर राष्ट्र के लिए, सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जितने देश हैं सबके लिए आवश्यक है। और यदि कोई पर्सन जो है वो सेल्फ रिलायंट होगा तो वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद कर सकता है और दूसरों को भी आवश्यकता पड़ने पर मदद दे सकता है, जैसा कि मैंने पीछे बताया। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अपने जीवन शैली के लिए, अपने खाने खर्चे के लिए, अपना जो दैनिक खर्च है उसके लिए आप दूसरों का मोहताज नहीं रहेंगे। ये है लिवलीहुड की जो उच्चतम शैली है उसके बारे में। अब इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ कहा गया कि बीइंग सेल्फ रिलायंट इज द बेस्ट क्वालिटी फॉर द बोथ इंडिविजुअल एंड द कंट्री। मतलब ये एक व्यक्ति विशेष के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए सबसे उत्तम चीज हो सकती है, सबसे श्रेष्ठ तरीका हो सकता है जीवन जीने का। तो आत्मनिर्भरता जो है वो आत्मविश्वास पैदा करती है, और जब आपके अंदर आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा तो उससे सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होगा। और यही तो उन्नति का सबसे मूल मंत्र होता है। आप आत्मविश्वास अपने अंदर पैदा करें और सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जिंदा रखें। तो इन दोनों के लिए पहले सेल्फ डिपेंडेंट होना आवश्यक है। इसीलिए ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, जो कि उन्नति के 3 स्तंभ कहे जा सकते हैं, पिलर कहे जा सकते हैं। तो देश के लिए भी आवश्यक है। इसके बाद देख लीजिए, अ सेल्फ रिलायंट पर्सन कैन फेस टाइम्स ऑफ ट्रबल मोर स्ट्रांगली। मतलब कोई भी जो आत्मनिर्भर व्यक्ति होता है वो क्या करता है, जो आने वाली समस्याएं होती हैं, सामने से कोई कठिनाई आती है तो उसको आराम से झेल सकता है या उसके सामने बहुत मजबूती से खड़ा हो सकता है। द सेम थिंग आल्सो अप्लाइड टू द कंट्री। और यही जो सेम थिंग है, मतलब यही जो चीज़ है, ये देश के सामने भी प्रकट होती है, मतलब देश के ऊपर भी लागू होती है। ये कहने का यहाँ तात्पर्य है। देश भी किसी संकट काल में अगर आत्मनिर्भर होगा तो वो अपने बूते खड़ा रह सकता है। यही तो दिक्कत हुई 1991 के बाद, जो हमने अपने दरवाजे दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी यानी पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। इससे सभी अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ने लगी। ग्लोबलाइजेशन का जो दौर था वो बहुत तेजी से चलने लगा। इसमें हो क्या गया कि कुछ राष्ट्र जो है वो दूसरे राष्ट्रों के सिर्फ मोहताज बन के रह गए। मतलब अपनी चीज़ों को वो दूसरों के स्थान से या दूसरों के देश से मंगाते थे, और उसके बाद अगर वहाँ से ना मिले, किसी कारणवश रुक जाए, तो इनके यहाँ एकदम तबाही मच जाती थी। मतलब इनके यहाँ मरने की नौबत आ जाती थी। तो इस प्रकार की स्थिति भारत के साथ ना हो कि पता लगा कि अमेरिका की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, चाइना की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, रशिया बेकार हो गया, तो हम भी तबाह हो जाएं। ऐसा ना हो। जो संकट काल है उसमें हम स्ट्रांगली यहाँ उसको फेस कर सकें, ये कहने का तात्पर्य है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं। इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट सो वी कैन मेक द बेस्ट प्रोडक्ट। मतलब ऐसा हम लोग सोचते हैं कि भारत जो है वो दूसरों से सामान नहीं मंगाएगा तो काम कैसे चलेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं, जैसे चाइना से हम लोग कहते हैं कि सामान नहीं मंगाएंगे, चाइनीज़ माल का विरोध करो।
लेकिन बहुत सारी चीज़ें चाइना से आती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्जे हों या बहुत तरह की चीज़ें हैं, वहाँ गिनने की आवश्यकता नहीं है, गिनती करेंगे तो गिनती कम पड़ जाएगी। तो इन सब सामानों को ऐसा नहीं है कि देश बना नहीं सकता, बशर्ते उतना कौशल होना चाहिए, उतनी स्किल होनी चाहिए और उतना रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो समय लगेगा लेकिन देश ऐसा कर सकता है, ये कहने का तात्पर्य। अभी तत्काल चाहे कि 2 मिनट में कर ले या 1 साल में कर ले तो ऐसा नहीं हो सकता, ये एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन देश जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है, तो उसकी शुरुआत क्यों ना की जाए, ये इसका उद्देश्य है। वही यहाँ कहा गया, वी नीड टू मेक आवर सप्लाई चेन स्ट्रॉन्गर टू बिकम एन आत्मनिर्भर। मतलब आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमें अपनी जो सप्लाई चेन है उसको स्ट्रॉन्गर बनाना होगा, उसको आवश्यकता है स्ट्रॉन्गर यानी मजबूत और मजबूत बनाने की। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर कहा गया कि इफ वी लुक एट द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इज अ प्रॉस्पेरस कंट्री। मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज की अगर बात की जाए तो भारत जो है वो काफ़ी समृद्ध देश कहा जा सकता है। हालांकि सारी चीज़ें एक देश के पास नहीं होती, मतलब कोई भी राष्ट्र अगर चाहे कि उसके पास पूरा जो मटेरियल है, हर चीज़ जो कि उसकी आवश्यकता में काम आने वाली है, वो सब उसके पास उसके संसाधन के तौर पे, उसके रिसोर्सेज के तौर पे मौजूद रहे, तो ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में हुई थी काफ़ी समय पहले, आपने विश्व इतिहास पढ़ा होगा, तो उसके चलते जो यूरोप की कंट्रीज़ थी, देश थे, वो बाहर जाकर अपनी कॉलोनीज डेवलप नहीं करते, उन्हें सब कुछ यूरोप में मिल जाता और वहीं पर वो संतुष्ट हो जाते। लेकिन जब वो डेवलपमेंट करते हैं तो उसके लिए कच्चा माल चाहिए होता है, और कच्चा माल सिर्फ वहाँ पे पूरा नहीं पड़ता है, तो वो कॉलोनीज खोजने लगते हैं, मतलब उपनिवेश बनाने लगते हैं, और जहाँ उन्हें मिलता है वहाँ से चूसना शुरू कर देते हैं। तो ये हाल हर देश के साथ होता है। तो ये बात नहीं है कि हम एकदम से काट सकते हैं सबसे संबंध, लेकिन फिर भी ये कहा गया है कि काफ़ी हद तक हमारा देश जो है वो रिसोर्सेज के मामले में समृद्ध है। इसके बाद ये कहा गया है कि आवर कंट्री इज वेरी लार्ज एंड एबिडेंट रिसोर्सेज आर अवेलेबल हियर। मतलब बड़ी मात्रा में यहाँ पे रिसोर्सेज है। हमारी जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं, हमारी जो जियोग्राफिकल पूरी कंडीशन है या ढांचा है, उसमें बहुत विविधता है, डाइवर्सिटी युक्त यहाँ का मौसम भी है, क्लाइमेट भी है, उतने ही डाइवर्स लोग भी हैं, और उतनी ही यहाँ पे जो भौगोलिक उच्चावच है उसमें भी विविधता है। तो इसके चलते रिसोर्सेज का कोई अभाव नहीं है। तो जितने हमारे पास हैं, देखिए अक्सर मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है, हर देश की प्रवृत्ति होती है और हर मनुष्य की, मनुष्यों से ही देश बनता है। तो जितना उसके पास होता है उसको नहीं देखता है, जितना उसके पास नहीं होता है या जो चीज़ उसके पास नहीं होती है उसी की चिंता उसको खाती है। अक्सर इंसान यही करता है। मतलब एक पॉजिटिव थिंकिंग वाला जो मनुष्य होता है, पॉजिटिव सोचने वाला मनुष्य होता है, उसको एक आधा गिलास भरा हुआ पानी दे दिया जाए, मतलब एक गिलास दिया जाए और उसमें आधा भरा हुआ पानी हो, तो वो सोचेगा कि मेरे पास आधे गिलास पानी तो है, मतलब इतने अमाउंट में तो पानी है, चलो हम इसी से काम चलाएंगे। और जो दूसरा असंतुष्ट इंसान होगा यानी नेगेटिव थिंकिंग वाला मनुष्य होगा, तो वो सोचेगा कि ये आधा और रहता तो बहुत अच्छा रहता, मेरा काम आराम से हो जाता, ये आधा मेरे पास नहीं है तो अब मेरा गुजारा कैसे होगा। तो जो खाली वाला हिस्सा है उसके बारे में नेगेटिव वाले सोचते हैं, और जो भरा वाला हिस्सा है उसके बारे में पॉजिटिव थिंकर्स सोचते हैं। और हमें पॉजिटिव थिंकिंग ही रखनी है, तो हमें भरे गिलास को देखना है, मतलब कितना हमारे पास भरा हुआ है। तो जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं, पहले उनको बटोर के उनका एक अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। उनका अगर हम उचित प्रबंधन कर पाए तो जो नहीं हमारे पास है उसको भी हम अपने पास रख सकते हैं या इकट्ठा कर सकते हैं, ये चीज़ है। तो इस पर बल दिया जाएगा और वही यहाँ पर कहा जा रहा है। इसके बाद देख लीजिए, वी आर एबल टू प्रोड्यूस एनी ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट आइटम इनसाइड द कंट्री। मतलब हम सक्षम हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से हम किसी के मोहताज हैं, हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो आइटम है उसको अपनी कंट्री में डेवलप करने में सक्षम है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। इसके बाद देयर इज आल्सो शॉर्टेज ऑफ स्किल। मतलब जो शॉर्टेज यहाँ पर है वो किस चीज़ का है, रिसोर्सेज का नहीं है। मतलब ऐसा यहाँ पर एस्से में बताया गया है, शॉर्टेज तो है ही है। देखिए रिसोर्सेज एकदम सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, लेकिन जो है हमारे पास उसका पहले इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आधी को छोड़ के हम सारी जितनी भी है उसकी ओर दौड़ लगा रहे हैं और वो भी ना मिले और ये भी ना मिले, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ है। अब यहाँ ये बताया गया है कि देयर इज आल्सो अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड यूथ। मतलब जो कुशल युवा हैं, युवा तो हमारा देश है ही है, यहाँ पर यूथ पॉपुलेशन अच्छी खासी है, लेकिन उसमें स्किल्ड कितने हैं, कितने के पास स्किल है और कितने जो है वो अनस्किल्ड है, ये देखने की आवश्यकता है। तो जो ज़्यादा इसमें पॉपुलेशन है वो कैसी है, अनस्किल्ड की है, यानी अकुशल युवाओं की है। यही यहाँ बताया जा रहा है इन आवर कंट्री बट देयर, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, एंथुसिज्म इज नीडेड। मतलब यहाँ पर आवश्यकता क्या है, उन्हें कुशल बनाने की आवश्यकता है। मतलब जो स्किल्ड यूथ है उसके तौर पे इन जो युवा वर्ग यहाँ भटक रहा है, रोजगार की तलाश में भटक रहा है या दिग्भ्रमित हो गया है, दिशा से भटक गया है, तो उन सबको एक रास्ते पर लाने की जरूरत है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। ड्यूरिंग द रिसेंट कोरोना एपिडेमिक द गवर्नमेंट अनाउंस द सेल्फ रिलायंट कैंपेन। मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पर सेल्फ रिलायंट कैंपेन जो है उसकी शुरुआत की, आत्मनिर्भर भारत अभियान की।
और ये जो कोरोना एपिडेमिक था उसी के दौर में शुरू होता है। मतलब देश जो है वो यहाँ आपदा में अवसर खोज रहा था। जो डिजास्टर यहाँ फैला हुआ था या पूरी दुनिया में फैला हुआ था, उसमें किस तरह की अपॉर्चुनिटी हम खोज सकते हैं और कितनी प्रोग्रेस कर सकते हैं, इस पर हमारा ध्यान था और उसी को आधार बनाकर इसे लॉन्च किया गया है। इसके बाद यहाँ कहा गया कि ऑन अगस्त 15 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द नेशन फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन द ओकेशन ऑफ इंडियाज 74th इंडिपेंडेंस डे। ये हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस था जो कि अभी मनाया गया है। विगत स्वतंत्रता दिवस के बारे में कहा जा रहा है 15 अगस्त। तो यहाँ पर लाल किले से पूरे राष्ट्र को संबोधित किया गया मोदी जी के द्वारा और उसके बाद यहाँ उनके स्पीच के बारे में कहा जा रहा है। देखिए आजकल जो प्रधानमंत्री या जो वाइस प्रेसिडेंट हैं या प्रेसिडेंट हैं, उनके जो स्पीच हैं, उनके जो भाषण हैं, उनसे प्रश्न बनाने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ी है। मेंस एग्जामिनेशन खासतौर पे यूपीएससी, यूपीपीसीएस क्या करेगा, अभी तो नया नवेला इसका सिलेबस है, ये यूपीएससी को ही कॉपी करता है तो वही करेगा। तो यहाँ पर यूपीएससी का एक तरीका हो गया है कि जितनी गवर्नमेंट की यहाँ पे व्याख्यान होते हैं या बयान होते हैं, उनसे ये प्रश्न बना रहा है। जैसे कि वेंकैया नायडू जी हैं, मतलब वाइस प्रेसिडेंट, तो उनके अगर आप जो स्पीच है या भाषण है उनको सुनते हैं तो इससे आपका एथिक्स वाला पोर्शन काफ़ी मजबूत हो सकता है। मतलब वहाँ पे एथिकल वो ज़्यादा चीज़ें कहते हैं, फिलोसफिकल उनका व्यू होता है, तो उसको आप सुनकर अपनी एथिक्स की जो सोच है उसको डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट का जो भाषण है उससे भी बहुत सारे प्रश्नों के बनने की संभावना होती है। या जो मोदी जी का भाषण है, उनकी मन की बात या संबोधन कोई हो गया, या खास मौक़ों पे जो उन्होंने संबोधित किया है, एड्रेस किया है लोगों को, तो उसको आप अपना आधार बना सकते हैं स्टडी का। उससे बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। लोग किताबों में सिर मारते हैं कि इस किताब से आएगा, उस किताब से आएगा, लेकिन हमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसकी पूरी जितनी गतिविधि है, उसका जितना भी मूवमेंट है, उस पर ध्यान कंट्रोल करना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए। और उसके बाद हमारी स्थितियाँ अच्छी होंगी, हम प्रश्नों को आराम से गेस भी कर लेंगे और कर भी लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 74th जो इंडिपेंडेंस डे है, इस पर ये लोगों को एड्रेस कर रहे थे और इनका जो स्पीच था वो 1 hour 26 मिनट का था, यानी 1 घंटे 26 मिनट का। ही फोकस्ड ऑन द थीम्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत। और इनका जो पूरा थीम था इसमें, मतलब इनके स्पीच का एक थीम था। जैसे हम लोग बोलते हैं तो किसी टॉपिक पर बोलते हैं, ऐसे नहीं कि अनर्गल बोलना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ पर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, भाषण दिया जा रहा है पीछे से, तो ये भाषण एक विषय पर केंद्रित है जो कि आत्मनिर्भर भारत है, आप जानते हैं, और आप इसीलिए इसको सुन रहे हैं। बिना उद्देश्य का कौन सुनेगा? तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि इनका जो भाषण का थीम था वो भी आत्मनिर्भर भारत ही था। वोकल फॉर लोकल, ये इसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया था, शब्द नहीं पूरा सेंटेंस है। वोकल फॉर लोकल एंड मेक इन इंडिया टू मेक फॉर द वर्ल्ड, ये 2 तरह के जो सेंटेंस है ये इन्होंने इस्तेमाल किए। तो वोकल फॉर लोकल करके भी कोई ऐसे आ सकता है, इस पर भी आ सकता है, या कोई मेंस के क्वेश्चन का टॉपिक हो सकता है। मेक इन इंडिया, ये तो पहले से ही चल रहा था, शेर का चिन्ह और उसके अंदर बहुत सारे कलपुर्जे, ये सिंबल है इसका। मेड इन चाइना के यहाँ रिस्पेक्ट में हमने लॉन्च किया है। तो इसके बाद यहाँ मेक फॉर द वर्ल्ड जो है ये इसके साथ इंक्लूड कर दिया गया, यानी इस सेंटेंस को थोड़ा बढ़ा दिया गया और इसे इन्हेंस कर दिया गया। ये इनके स्पीच का हिस्सा था, तो इसको आप इसमें व्याख्या कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ मोटे अक्षरों में लिखा गया है, तो इसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब आप गवर्नमेंट के किसी व्याख्यान या पीएम के किसी व्याख्यान के बारे में बात कर रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट तो होगा ही। तो आप चाहें तो यहीं से शुरू कर सकते हैं। वोकल फॉर लोकल, ये जो सेंटेंस मोदी जी का था, पूरा फुल सेंटेंस आप स्पीच से उठा सकते हैं, आपको मिल जाएगी लिखित स्पीच भी, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे। तो उनका जो सेंटेंस था उसमें से आप कोई अच्छा सा सेंटेंस चुनकर यहाँ पे पहली लाइन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, या समापन में जो कंक्लूजन आप करते हैं वहां भी कर सकते हैं। तो ये वाली स्पीच है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहां पर कहा गया कि वी हैव रिक्वायर्ड टू टेक सम स्टेप टू बिल्ड एन आत्मनिर्भर भारत सच एज बी लोकल फॉर वोकल। मतलब उन्होंने ऐसा कहा था, तो आप चाहें तो इसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में डाल दीजिए और इतना लिख दीजिए कि मतलब हमें आवश्यकता है कुछ कदम उठाने की, मतलब कुछ सार्थक स्टेप्स लेने की, और उससे क्या होगा, हम आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसको साकार कर सकते हैं। और कुछ हमारी तरफ से सलाह हो सकती है, मतलब मोदी जी ने सलाह दी कि वोकल फॉर लोकल वाला जो सिस्टम है उसको हम लोग अपना सकते हैं। इसके बाद बाई, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, बाई एंड प्रमोट लोकल प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स। वोकल फॉर लोकल का मतलब क्या है, जो लोकल चीज़ें हैं, हमारी स्थानीय चीज़ें हैं, उनको हम प्राथमिकता दें, उनको महत्व दें, न कि विदेशी सामान को। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि बाई एंड प्रमोट, मतलब खरीदे भी और प्रोत्साहन भी दें लोकल प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स, जो स्थानीय ब्रांड हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनको। ग्लोबल ब्रांड्स दैट एग्जिस्ट टुडे वर आल्सो लोकल वंस, बट व्हेन पीपल बिगान सपोर्टिंग देम दे बिकम ग्लोबल। मतलब यहाँ मोदी जी ने बहुत सार्थक बात कही, उनकी स्पीच का ही ये अंश लिया गया है, एकदम वर्ड टू वर्ड नहीं है, लेकिन वही भावना इसमें है, वही आधार है। तो इसमें ये कहा गया कि मतलब जो दुनिया की इकोनॉमी है या पूरे देश अलग अलग है, तो विभिन्न राष्ट्रों के हम सामान इस्तेमाल करते हैं। जैसे चाइना का हम लोग बहुत सारा सामान इस्तेमाल करते हैं, चाइनीज़ खिलौने होते हैं, चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं। तो चाइना में ये खुद
चाइना के लेवल पे क्या है, लोकल है, तो वहाँ के लोग लोकल चीज़ों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बात क्या है, चाइना ने भी कभी हमारी जैसे ही शुरुआत की थी, मतलब हमारी ही स्थिति में वो था और हमारी जैसी इकोनॉमी उसकी थी और उसमें उसने प्रयास करना शुरू किया। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, या वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने वहाँ के लोकल सामान को प्राथमिकता दी बाहरी सामान की तुलना में। और जब हम लोग प्रायोरिटी, मतलब वहाँ की स्थानीय जो गवर्नमेंट या वहाँ के जो लोकल लोग थे, पॉपुलेशन थी, उसने जब उस सामान को प्रायोरिटी दी तो दुनिया ने भी उसकी कीमत समझी। वही हाल हमारा भी हो सकता है। मतलब हम भी अगर अपने सामान की इज्जत करें, उसे प्रमोट करें और उसे खरीदें और ज़्यादा उसे बढ़ाने का प्रयास करें, तो धीरे धीरे दुनिया को उसके बारे में पता लगेगा और दुनिया भी उसको चाहने लगेगी, उसकी इज्जत करने लगेगी। तो हमारा भी ग्लोबलाइजेशन हो सकता है। ये चीज़ें हमने देखी। जिन ब्रांड्स को हम ग्लोबल ब्रांड कहते हैं वो भी किसी समय लोकल रहे होंगे, लेकिन लोकल जब उसे प्रमोशन प्राप्त हुआ या लोग उसे सपोर्ट किए तो वो ग्लोबल बन गए। वही हाल हमारा भी हो सकता है। इसके बाद इंडियाज़ 5 पिलर ऑफ सेल्फ रिलायंस, मतलब अपना स्वयं उन्नयन करने के लिए भारत के जो 5 स्तंभ हैं, पिलर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, इनको आप डाल दीजिएगा। तो पहला वाला है द इकोनॉमी दैट विल ब्रिंग नॉट जस्ट इंक्रीमेंटल चेंज बट अ क्वांटम जंप। मतलब यहाँ पे जो इंडियन इकोनॉमी है उसके विषय में कहा जा रहा है। और इसके बाद नीचे जो सेकंड लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट विल बिकम मॉडर्न इंडिया सिंबल। मतलब इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बाद टेक्नोलॉजी, उसके नीचे डेमोग्राफी। तो ये सब क्या है, ये पिलर्स हैं। तो आप चाहें तो यहाँ हेडिंग डालकर भी लिख सकते हैं, पहली इकोनॉमी, और इकोनॉमी के अंदर इस बात को आप लिख सकते हैं कि दैट विल ब्रिंग नॉट जस्ट इंक्रीमेंटल चेंज बट अ क्वांटम जंप। मतलब ये जंप कैसी होनी चाहिए, क्वांटम जंप होनी चाहिए। और उसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर दैट विल बिकम मॉडर्न इंडिया सिंबल, मतलब जो आधुनिक भारत है उसका ये सिंबल बन जाए। और उसके बाद जो तीसरा वाला सेंटेंस है, मतलब तीसरा इसमें पॉइंट है, उसमें कहा जा रहा है कि द सिस्टम विल बी टेक्नोलॉजी ड्राइवन एंड नॉट बेस्ड ऑन अ पॉलिसी ऑफ द पास्ट सेंचुरी। मतलब जो बीते हुए समय के नियम कायदे या उनकी टेक्नोलॉजी थी उसको छोड़कर अब नई जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनाने की आवश्यकता है। मतलब आधुनिकता के साथ हाथ मिलाकर, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ अपना गठबंधन करके ही हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया। और लास्ट वाला जो इसमें फोर्थ वाला है, 5 पिलर है, यानी लास्ट ये नहीं है, बीच का है। तो इसमें डेमोग्राफी के बारे में कहा गया। तो ये बताया गया कि डेमोग्राफी दैट इज आवर स्ट्रेंथ। ये क्या है, ये हमारी ताकत है, हमारी जो जनसंख्या है। देखिए पॉपुलेशन को हम लोग हमेशा गालियां देते हैं कि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और ये देश के जितने रिसोर्सेस हैं उनको खा रही है, और इसका अगर विस्फोट हुआ तो बहुत खतरनाक स्थिति होगी, और भारत इसमें दूसरे नंबर पर है। लेकिन पॉपुलेशन के कुछ पॉजिटिव पहलू भी होते हैं, फेज होते हैं, तो उसको देखने की आवश्यकता है। यहाँ पर पॉपुलेशन को अगर हम डेमोग्राफी के तौर पे देखेंगे तो डेमोग्राफी का जो डिविडेंट है वो यहाँ कितना है, यहाँ पे वो स्ट्रेंथ के तौर पर लिया जा सकता है। क्यों स्ट्रेंथ? क्योंकि युवा पॉपुलेशन, जो यूथ पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, वो यहाँ पर ज़्यादा है, और इस वजह से हम इसका सकारात्मक इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब युवाओं को अगर एक सही दिशा में लगा दिया जाए तो उनके अंदर जितनी ऊर्जा होती है वो किसी भी राष्ट्र को एक इंजन की तरह से यहाँ आगे ले जाने का काम करेगी। एक अच्छा वाला इंजन हमारे पास होगा। तो यही कहा गया है, विल सिक्योर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया। मतलब इसे एक सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए एनर्जी का सोर्स बनाकर चलना होगा। किस चीज़ को? अपनी डेमोग्राफी को। इसके बाद जो पांचवा वाला है उसमें कहा गया है कि इंडियाज डिमांड एंड सप्लाई साइकिल वुड इम्प्रूव द इकोनॉमी एंड गिव इट द एबिलिटी टू अचीव इट्स पोटेंशियल। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो डिमांड और सप्लाई का साइकिल है इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और इससे क्या होगा, इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव होगी, और उसके बाद क्या होगा, गिव इट टू एबिलिटी टू अचीव इट्स फुल पोटेंशियल। और उसके बाद क्या होगा, इसे एबिलिटी प्राप्त होगी, यानी इसके अंदर योग्यता आएगी अपने पूरे पोटेंशियल को प्राप्त करने की। तो इकोनॉमी को इन्हेंस करना ये तो गवर्नमेंट का पर्पज़ है ये, और उसी के लिए ये कैंपेन लॉन्च भी किया गया है, मतलब पूरा पैकेज लाया गया है। तो उसको बढ़ाना ये उद्देश्य है। तो ये पिलर हैं, 5 पिलर हैं, जिन्हें कि आप चाहें तो इसे नंबरिंग कर लिख सकते हैं, और नहीं तो फ्लो चार्ट बनाकर लिख सकते हैं। आपको डालना है इन्हें, और अगर पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो अंडरलाइन कर दीजिएगा। इस प्रकार से आप ये सेल्फ रिलायंस वाला जो सिस्टम है इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं, ये चीज़ें हैं। इसके बाद आप लास्ट में समापन कैसे करेंगे, बीच वाले पार्ट में मेन बॉडी जो होती है उसमें लिखने के लिए बहुत कुछ है। जितनी गवर्नमेंट की स्कीम या इससे संबंधित चीज़ें हैं, एमएसएमई सेक्टर को क्या क्या चीज़ें यहाँ उपलब्ध कराई गई है, या एमएसएमई की जो परिभाषा उसकी डिफिनीशन में चेंज लाया गया है, उसके उत्थान के लिए ही ऐसा किया गया है, तो उसको आप डाल सकते हैं। ये सारी बातें आप बीच में इंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट जो समापन है वो कैसे किया जाएगा, देखिए कहा जाता है कि शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा करना चाहिए, और बीच वाला जो है वो थोड़ा सा रफ भी रहेगा तो चलेगा। देखिए आपको रफ तो नहीं रखना है, लेकिन मान लीजिए परिस्थिति ऐसी आ जाए कि कोई टॉपिक आपको मन माफिक नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कोशिश ये करिए कि आपका इंट्रो और कंक्लूजन ये सबसे शानदार हो। बीच वाला पार्ट थोड़ा वहाँ लचर भी रहेगा तो चल जाएगा, आपके नंबर उतने खराब नहीं होंगे जितने होने चाहिए। तो यहाँ समापन कैसे किया जा सकता है, आप लिख सकते हैं कि द आत्मनिर्भर भारत अभियान इकोनॉमिक पैकेज
is expected to ease the difficulties of migrant laborers and farmers who have suffered the most during the lockdown. फार्मर्स और जो माइग्रेंट लेबर्स थे, वर्कर्स थे, उन्होंने इस पूरे लॉकडाउन के दौर में सबसे ज़्यादा सफ़र किया है। उसके अलावा जो लोअर मिडिल क्लास है वो तो कर ही रहा है, वो अभी भी कर रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, जो अर्थव्यवस्था है उसका ढांचा बिगड़ा हुआ है, अभी भी जो रोजगार खुल रहे हैं वो ठीक ढंग से चल नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से सफ़र तो लोग अभी भी कर रहे हैं। इसके बाद पैराग्राफ आप चेंज करके लिख सकते हैं, इट इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट द मिडिल क्लास हु पे देयर टैक्सेस ऑन टाइम एंड हेल्प ग्रो सम इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मतलब ये जो टैक्स पेयर्स हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। और लास्ट में आप लिख सकते हैं इसमें कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है वो गवर्नमेंट की अपनी एक स्कीम है जो कि भारत को उठकर खड़ा करने के लिए या उठाकर खड़ा करने के लिए और आगे ले जाने के लिए बनाई गई है। अब इसमें नागरिकों का कितना योगदान होता है या नागरिक अपने स्तर पर कितना सपोर्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और उसी में इस योजना की सार्थकता भी है, क्योंकि सेल्फ रिलायंस की जो बात कही जा रही है वो तभी संभव हो पाएगा जब नागरिक अपने स्तर पर प्रयास करेंगे, क्योंकि देश की तरक्की जो है वो सिटीजन्स की तरक्की में है, उनकी प्रोग्रेस में है। ये कुछ चीज़ें लिखकर आप समापन कर सकते हैं। इस प्रकार से ये पूरा ऐसे जो है फ्रेम किया जा सकता है। और एक चीज़ और है कि गवर्नमेंट की जितनी स्कीम या पॉलिसीज़ होती हैं उसमें दो तरह के लोग होते हैं, दो आइडियोलॉजी के लोग होते हैं। एक तो उनके प्रमोटर होते हैं और दूसरे उनके जड़ खोदने वाले यानी विरोधी होते हैं। तो आप अपोजिशन में हो या सपोर्टर हो, यहाँ पर वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप इस परीक्षा में अच्छे नंबर पाना चाहते हैं, मतलब इस मेंस एग्जामिनेशन में आप बैठ इसी ले रहे हैं ताकि आपको फाइनल सिलेक्शन मिले। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की स्कीम को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, न चाहते हुए करना पड़ेगा। अगर आप विरोधी हैं तो भी, समर्थक हैं तो जरूरत से ज़्यादा यहाँ पे चाटुकारिता करने से बचना होगा। दोनों ही स्थितियाँ हैं। कहा जाता है कि अति नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पर आलोचना आपको करनी है, यानी संतुलित मात्रा में थोड़ी सी यहाँ तारीफ भी करनी है, थोड़ी बुराई भी करनी है, और बीच से अपना सॉल्यूशन निकालकर एक समाधान आपको देना पड़ेगा कि अगर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता तो फिर हो क्या सकता है, तो आप अपनी तरफ से कोई सुझाव दें। इस प्रकार से एक निबंध जो है वो बढ़िया हो सकता है। इसी के साथ यहीं पर बात समाप्त होती है और तब तक के लिए नमस्कार।